हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर। एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और पार्ट 2। क्योंकि सो फार हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था इस चैप्टर का 2.3 का फंक्शन में, ठीक है। और 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फंक्शन का इंट्रोडक्शन एज ए रिलेशन, एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन को हमने समझा था एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि हम फंक्शन को दो तरीकों से पढ़ेंगे। जो हमने पहले पढ़ा था फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, वो पहला हो गया। अब पढ़ेंगे फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में दोबारा से एक बार और अगेन फंक्शन। और ये जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, अब ये पढ़ेंगे हम एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। डेफिनेशन फंक्शन की वही है पहले वाली, डिपेंडेंस। ठीक। अब यहां पर हम फंक्शन का एक और नया रूप देखेंगे। सिर्फ डेफिनेशन फंक्शन की वही है, डेफिनेशन फंक्शन की वही रहेगी पहले वाली। क्या बताया डेफिनेशन उस टाइम पर मैंने, कि अगर दो सेट है या एक सेट में फंक्शन अगर है तो यहाँ के एलिमेंट के हर एक की एलिमेंट की इमेज हो और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की दो इमेज ना हो। वो सब हमने पहले डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन फंक्शन की वही रहेगी, ठीक है, जो बताई थी। अब हम फंक्शन को पढ़ेंगे एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। और हम कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस का यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो फंक्शंस एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस का मतलब क्या है पहले समझते हैं। इसका मतलब है, अगर कभी लिखा हुआ है एफ इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर कभी लिखा हुआ है इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एक तो बोलते हैं इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स में बोलते हैं कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ, देन वी से दैट। तो हम क्या बोलते हैं, देन वाई इज द देन y इज द फंक्शन ऑफ x। इस बात को हम क्या बोलेंगे, देन y इज द फंक्शन ऑफ x। इस बात को हम बोलते हैं कि y x का एक फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, वही वाली होगी कि एक एलिमेंट की एक इमेज बने और डोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट की इमेज बने, ठीक है। तो थोड़ा सा और बातों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो हमने कहा कि भैया y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। y इज इक्वल टू क्या है, हमने कहा y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर ना, तो यहां पर ध्यान रखना वैल्यू ऑफ y, यहां पर क्या होता है कि वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन x। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर। मतलब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी यहां पर। ठीक, समझते हैं कैसे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, देन y इज इक्वल टू, जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में, ये एफ एक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर। y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें हम x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन होते हैं। और इस बात का क्या मतलब है, x इंडिपेंडेंट है, x को हम कुछ भी ले सकते हैं। x इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। x का हम जो भी यहाँ पर इनपुट डालेंगे y का आउटपुट हमको मिलेगा। तो मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। एक बात तो यहाँ पर आपको ये समझनी थी कि डिपेंडेंस का मतलब क्या है। यहाँ पर फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस है, तो ये भी एक फंक्शन ही। तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंड करता है x पर। x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आपके पास निकल निकल कर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह के हम बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर हम चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। इन सभी तरह के कई सारे फंक्शन को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर और एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। ठीक, तो पहले आप इतनी जानकारी जो बोर्ड पर दिख रही है आपको, उसको क्या कर लोगे, आप तुरंत नोट कर लोगे, ठीक है। हाँ, इतनी जानकारी, या एक काम और समझ लो, एक बात और देखो।
इस बात को जैसे मैंने लिखा था ना अभी यहाँ पर, इसको फंक्शंस की भाषा में ऐसे लिख देते हैं कि एफ एक्स नहीं, कि एफ एक फंक्शन है, मान लो रियल नंबर से रियल नंबर पर, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पर एफ एक फंक्शन है, और किस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन के। भाई यहाँ पर तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा था ना, तो y को हमने यहाँ पर एफ एक्स कह दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस वन। तो इस वाले आर सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, याद करो, इसको बोलते हैं हम डोमेन। इस वाले आर सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इस वाले सेट की वो वैल्यू जो इमेज बनेगी उसको बोलते हैं हम रेंज। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन में हम जो भी इनपुट डालेंगे एक्स का, जो भी इनपुट डालेंगे, जो भी वैल्यू पुट करोगे आप एक्स की, आपको आउटपुट मिलेगा यहां से। आउटपुट कहां से मिलेगा आपको, यहां से। एक्स की वैल्यू आप मान लो यहां पर 10 रख दो, तो आपने इनपुट पे क्या डाला, एक्स का 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 101। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिपेंडेंसी के तौर पर समझ सकते हैं। अब आप ये इतनी बातें जरा नोट कर लेंगे तुरंत। ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, फंक्शन का डिपेंडेंस ऑफ रूल ऑफ डिपेंडेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। चलो अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे जो हमारी क्लास 11th के सिलेबस में दिए हुए हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फंक्शंस को मैंने क्या किया हुआ है, कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फंक्शन को हम ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे कि फंक्शन उठा लिया पढ़ लिया। फंक्शन तो इतना बड़ा टॉपिक है कि सारी जिंदगी भी खत्म नहीं हो सकता। तो मैथ में हमने क्या किया, फंक्शन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। फंक्शन को हमने क्या किया हुआ है मैथ्स के अंदर, फंक्शंस को हमने मैथ के अंदर कैटेगरी बनाई हुई है मैथ्स के अंदर। ठीक है, उस कैटेगरी को हमने, फंक्शन के अंदर जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी को हमने एक छोटे से एक वर्ड में, 5 लेटर्स के एक वर्ड में डिफाइन किया है। उसको बोलते हैं हम लोग आइलेट, ILATE। और अब ये आइलेट हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस आइलेट का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता और आपको अभी कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जाकर, फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर लोगरिथमिक फंक्शन। एल का मतलब क्या होता है, लोगरिथमिक फंक्शन। लोग फंक्शन मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं भैया लोग फंक्शन या फिर लोगरिथमिक फंक्शन। ये भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन भी हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में पढ़ेंगे हम आइलेट फंक्शन, पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। और लोगरिथमिक फंक्शन हम क्लास 12th में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में कई एक्सरसाइज है, उनमें एक एक्सरसाइज आएगी लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से। ए होता है अलजेब्राइक फंक्शन। ए यहां पर होता है अलजेब्राइक फंक्शन, जो हम अब पढ़ेंगे क्लास 11th में, आपके इसी चैप्टर में और इसी वीडियो के अंदर। अभी इसको हम अभी पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में है। टी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 11th के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इसको हम। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ये मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लास 12th में पढ़ेंगे चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इतनी जानकारी मैंने आपको बताई है कि दुनिया के सारे फंक्शन इस आइलेट की स्पेलिंग में आ जाते हैं। आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th में पूरे पढ़ेंगे, इसका जिक्र नहीं करूंगा मैं आगे। एल स्टैंड्स फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, इसको भी क्लास 12th में पढ़ेंगे। और सेम वहीं पर हम ई भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल को भी हम वहीं पढ़ेंगे। ए और टी हमारे क्लास 11th के सिलेबस में है। क्लास 11th के सिलेबस में हमारे कौन कौन से होंगे, ई और टी। अगर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। चलो, तो क्लास 11th की अगर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो क्लास 11th में हमको सिर्फ ये पढ़ना है जो अब बोर्ड पर रह गया, ए और टी, अलजेब्रिक फंक्शंस क्लास 11th। और ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 में। तो फिलहाल हम इसको भी यहां से हटा रहे हैं। तो मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए क्या बचा हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। और अलजेब्रिक फंक्शन में हम क्लास 11th में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। अलजेब्रिक
फंक्शन। आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन ही है। ठीक हो गया बात? कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। अलजेब्रिक फंक्शन हमारा मेन टॉपिक है। अलजेब्रिक फंक्शन का हम अब यहां पर चार चीजें डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन देखेंगे और उसकी रेंज भी देखेंगे। ये चार चीजें हम अलजेब्रिक फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हम क्लास 11 के इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हमेशा फिर हमारे आगे तक काम आएंगे। इन अलजेब्रिक फंक्शन में भी अब कुछ हमने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दुनिया के सारे फंक्शन को हमने आईलेट में भरा हुआ है। ILTE तो गया, बाद में पढ़ेंगे। ए यानी कि अलजेब्रिक हम अब पढ़ेंगे। अब इस अलजेब्रिक में भी बहुत सारे दुनिया भर के फंक्शन हैं, जिनमें से हम सिर्फ ये वाले पढ़ेंगे अभी जो हमारे क्लास 11 में है। अलजेब्रिक में अलजेब्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अलजेब्रिक फंक्शन में हम पहला क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। फिर तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम इसके अंदर इररेशनल फंक्शन। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इररेशनल फंक्शन। फिर नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम मॉड्यूलस फंक्शन। डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। मॉडुलस फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। और नंबर 6 पर और लास्ट में पढ़ेंगे हम सिग्नम फंक्शन। 6 पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिग्नम फंक्शन। तो हमारे सिलेबस में अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हम इन 6 फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इन सबका ग्राफ, डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज, पॉलिनोमियल, रेशनल, इररेशनल, मॉडुलस, GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इसके अलावा और भी दुनिया भर के तमाम फंक्शन होते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, GIF के साथ साथ आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लेक्शनल पार्ट फंक्शन। वो सब फंक्शंस की वीडियो मैंने सेपरेट अलग से JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और अगर किसी को इन फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ क्लास 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको इन फंक्शंस को कंप्यूटेशन लेवल से पढ़ना है और इसके अलावा जो और कुछ फंक्शन और बच गए उनको भी अगर पढ़ना है, तो आप उन अलग वीडियो को देख सकते हैं जाके, जो कंप्यूटेशन के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। लिंक आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा उसका। ठीक, तो फिलहाल तो क्लास 11-12 के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि हम इन्हीं को पढ़ेंगे और बहुत ही छोटा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जितना हमारे सिलेबस में जरूरत है सिर्फ उतना पढ़ेंगे। डिटेल ज्यादा, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जा सकते हैं अदर वीडियोस पर, मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, वहां चले जाना आप। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सिलेबस में ये कुछ फंक्शन है। अब इन फंक्शन में भी हमने आगे कैटेगरी बनाई हुई है। देखो, पहले आइलेट आया, आइलेट से हमने सिर्फ ए लिया, एल्जेब्रिक में मैंने 6 निकाल दिए। अब इन 6 में ना जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हमने कुछ पॉलिनोमियल को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पॉलिनोमियल में एक तो हम पढ़ेंगे पहले कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट के बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के बाद पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक के बाद पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक के बाद पढ़ेंगे हम इसके अंदर आइडेंटिटी फंक्शन। एक्चुअल में क्या है? पॉलिनोमियल तो एक कॉमन नेम है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना भाई, कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 पावर आ जाएगी तो उसका अलग बनेगा, 5 पावर आ जाएगी तो उसका अलग बनेगा। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता है, क्लास 9 में क्या होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल में ये 5 तरह के ग्राफ आएंगे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, तो पॉलिनोमियल कैटेगरी में हम इन 5 को पढ़ेंगे। ठीक, रेशनल का अपना एक ग्राफ अलग है, इरेशनल का अलग, इन तीनों का एक एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्राफ, ये 10 के 10 फंक्शंस के डेफिनेशन,
इन 10 के 10 फंक्शन के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज हमारे सिलेबस में है क्लास 11th में, अब इन अवर सिलेबस। ठीक, पहले और भी होते थे, अब सिर्फ ये 10 हमारे सिलेबस में रह गए। ये सब आपकी बुक में दे भी रखे हैं। आप अगर बुक देखोगे ना अपनी, तो आपको बुक में सब दे भी रखे हैं, उनकी फिगर बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ना अक्सर वहां पर देखकर वो समझ में नहीं आती, मुझको पता है। और थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि स्कूल्स में भी, इवन स्कूल्स में भी ये टॉपिक कई बार टीचर्स स्किप करा देते हैं। टीचर ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कई बार कि बच्चे पढ़ लेंगे अपने आप। उसके दो रीजन है। नंबर एक तो कि बोर्ड में इस टॉपिक से, ग्राफ, डेफिनेशन, डोमेन, फलाना डेटा से कोई क्वेश्चन आता नहीं लगभग। तो कई बार बच्चे भी और टीचर भी सोचते हैं कि अनइंपोर्टेंट पोर्शन है, छोड़ देते हैं। दूसरा ये भी है इसका रीजन एक, कि स्कूल्स में भी क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के। स्कूल में भी इन टॉपिक से ना हम कोलो क्वेश्चन नहीं देते, तो कई बार स्कूल्स में टीचर्स भी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बच्चों को डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। मैं भी अगर चाहूँ ना, तो जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई थी आपके लिए इस चैप्टर की, इस 2.3 की पार्ट 1, सिर्फ उसके बेसिस पर मैं आपको 2.3 सोल्व करा सकता हूँ। जितना मैंने आपको 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताया था, उसके आधार पर ही मैं 2.3 पूरी सोल्व करा दूंगा और फंक्शन पूरा पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन नहीं, मुझको आपको पूरी जानकारी देनी है, क्योंकि ये जानकारी आपको क्लास 12 तक और क्वेश्चन को और अच्छे से बेहतर समझने के लिए काम आएंगी। और जब आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करोगे, जेई वगैरह की या एनडीए की या फिर सीयूईटी की, तो वहां भी इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा काम तो है, मैं इनको पूरी तरह से डिटेल में कराऊंगा और आपको भी इनको अच्छी तरह करना है, समझना है, बाकी काम मेरा है। तो ये 10 ग्राफ, 10 टॉपिक हमारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, ये वाली ध्यान रखना। तो समझते हैं इन चीजों को। इसके अलावा अदर ग्राफ्स के लिए आप कंपटीशन वाली वीडियो देखना, इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर। और कुछ ग्राफ हम क्लास 12 में वैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम 1 बाय 1 इन सभी फंक्शन का डेफिनेशन, इनका ग्राफ, इन सभी फंक्शंस का डेफिनेशन, इनका ग्राफ, डोमेन डिस्कस करते हैं। आप इतनी जानकारी नोट करो, चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा, सबसे पहला जो फंक्शन है, जिसका नाम क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, पहले आप मेरे को ये बता दो कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पोलिनोमियल एक्चुअल में आपने क्लास 9th में पढ़ा था सबसे पहले, कि पोलिनोमियल px की फॉर्म में होता है, एंड px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n। इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन वेयर वेरिएबल x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शनल ना हो, पावर्स नेगेटिव ना हो। ठीक है, देयर आर नो सर्ड भी ना हो यहाँ पर। ठीक है ना, एक्सपोनेंट में सर्ड्स नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब ये तो एक जनरल फॉर्म होगी। अब इस जनरल फॉर्म से ही हम इस पोलिनोमियल की 5 चीजें ऑब्टेन करेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताई थी, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और आइडेंटिटी। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पोलिनोमियल में, देखो a0 a1 a2 a3 ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं इनमें एक वैल्यू, कुछ वैल्यू ले लेता हूं, मान लो a0 कांस्टेंट है, a0 तो कांस्टेंट है, तो a0 को तो मैं a0 रखता हूं। मैंने कहा कि a1 a2 a3 जितने भी है ना, ये आगे के a सबकी वैल्यू 0 ले लो, a0 को छोड़ के, a0 को छोड़ दो, और बाकी इन सब की वैल्यू आप 0 ले लो कांस्टेंट्स की। तो a0 तो a0 ही है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ बचेगा px इज इक्वल टू a0, क्योंकि आगे की वैल्यूज तो 0 बन जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या हुआ, ये बन गया px इज इक्वल टू a0, a0 मतलब c मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट। तो अब हम px लिखते थे क्लास 9th में, क्लास 11th में px को लिखते हैं fx इज इक्वल टू c। तो ये मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन का एक स्पेशल रूप, स्पेशल फॉर्म बन के आ गई, जिसको हम लोग यहां पर किस नाम से पुकारेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ये मेरे पास क्या बन के आ गया इधर, क्लास 11th में क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन। ठीक होगी बात, तो ये तो था पोलिनोमियल इन एक्स, अभी बन गया कांस्टेंट फंक्शन। फर्स्ट, अगर हम उसी में, उसी जनरल फॉर्म में, अब हम क्या करते हैं, a0 तो फिक्स रखेंगे, a1 को फिक्स रखते हैं, इस बार हम फिक्स रखते हैं, तो a2 से वैल्यू 0 ले लेते हैं, a2 a3 a4 और आगे तक की सब वैल्यू 0, a2 भी 0 ले लो, a3 भी 0 ले लो। तो इस बार आपका जो px होगा ना, वो px क्या बनेगा आपका इस बार, a0
प्लस a1x, भाई ये तो हमने छड़े नहीं ना, यहां से हमने जीरो ले लिया वैल्यूज, तो ये एक a0 बन गया, ये a1। अब एक्चुअल में क्या है, अगर देखो आप, तो a0 तो एक कांस्टेंट है कोई ना कोई c, a1 भी कांस्टेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया a, और a0 को कोई कांस्टेंट हमने क्या मान लिया b, कांस्टेंट a0 को b मान लिया, a1 को हमने a मान लिया, तो यहां से अब मेरे पास एक नई फॉर्म बन के आ गई, px को हम लिख देते हैं fx, और ax प्लस बी, ये मेरे पास क्या ऑब्टेन हो गया, ax प्लस बी, जिसको हम बोलेंगे अपनी क्लास 11th में लीनियर फंक्शन। ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ये लीनियर फंक्शन भी बोल लेते हैं क्लास 11th में आके, ठीक। अगर हम टेक, इस बार हम a2 से वैल्यूज नहीं छेड़ते, a0 ऐसे ही रहेगा, a1 भी ऐसे ही रहेगा, a2 भी ऐसे ही रहेगा, a3 से वैल्यूज को जीरो कर रहे हैं, a3 a4 ये सब वैल्यूज जीरो हैं आगे की। तो अब बताओ a0 जो का तो रहेगा अपनी जगह, तो px इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और आगे की टर्म्स जीरो बन गई। तो अब हमने क्या कहा भैया, अब हमने क्या कहा, सी, a0 तो हमने ले लिया c, a1 को हमने ले लिया b, a2 को हमने ले लिया a, तो यहां से हमारे पास एक नई फॉर्म बन के आ गई पॉलिनोमियल की, क्या बन के आ गई, px मतलब क्या होता है यहाँ पर हमारे पास fx, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x fx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये फंक्शन की नई फॉर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन नया मैंने ऑब्टेन कर दिया आपके लिए। तीसरा मतलब फोर्थ, नेक्स्ट, अगर हम वैल्यूज को a3 के बाद से जीरो करें, a4 से जीरो करें, a4 a5 ये सब वैल्यू जीरो कर दूं, तो अब px क्या बनेगा इस बार, a0 अपनी जगह रहेगा, a1x अपनी जगह रहेगा, a2x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, a3x क्यूब, बाकी सब वैल्यू तो जीरो बन गई ना, तो px इज इक्वल टू a0 को d बोल दो, a3 को c, a2 को सॉरी a1 को c, a2 को b, a3 को a, तो यहां से मेरे पास, अब देखो आप ध्यान से, फंक्शन की नई फॉर्म fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्यूबिक फंक्शन, ये मेरे पास एक नया फंक्शन बनकर आ गया, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन में a जीरो नहीं हुआ करता, क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी a जीरो नहीं होता, क्यूबिक में भी a जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तब तो ये वापस से क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, अगर यहां पर a जीरो हो गया तो ये वापस से क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन, अगर यहां पर a जीरो हो गया तो ये वापस से क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता, बाकी वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है, ये भी रियल नंबर हो सकता है कोई भी, ए को छोड़ के। तो ये मैंने आपको पहले, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ था, उससे चार स्पेशल टाइप के फंक्शन को ऑब्टेन करके दिखाया, कांस्टेंट फंक्शन कैसे बन के आया पॉलिनोमियल से, ठीक है। ऐसे ही लीनियर फंक्शन कैसे बन के आया, ये कांस्टेंट फंक्शन की जनरल फॉर्म है, ये लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म है, और ये क्यूबिक फंक्शन की जनरल फॉर्म है, ठीक। एक और रह गया आइडेंटिटी फंक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिलहाल मैंने जो आपको 10 बताए थे, उन 10 में से 5 थे पॉलिनोमियल में, उन 10 में 5 किस में थे, पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और आइडेंटिटी। तो पहले इन 4 को स्टडी करेंगे, फिर करेंगे आइडेंटिटी, फिर बाकी के 5। तो आप ये सारी तमाम जानकारी तुरंत अपने पास नोट करेंगे, तुरंत, सबसे पहले जल्दी से जरा फटाफट सबसे पहले जानकारी आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर नोट करेंगे। अब हम इन चारों फंक्शंस को डिटेल में अच्छी तरह से विद ग्राफ इनको स्टडी करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी वैसे, ठीक, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू c, कांस्टेंट फंक्शन क्या था, fx इज इक्वल टू c। तो अब डालते हैं सबसे पहला, फर्स्ट fx इज इक्वल टू c, कांस्टेंट फंक्शन, ये c यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, fx इज इक्वल टू c, कांस्टेंट फंक्शन। इन सब बातों को आप मैं इनको इधर लिख देता हूं, यहां पर दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, इस fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, दूसरा
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पहला एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एंड फोर्थ हमने ऑब्टेन किया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले अब स्टडी करते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, अच्छी तरह स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये सारी जानकारी आपको क्लास 12 के आगे तक काम आएंगी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे क्लास 12 में जाकर, है ना। तो वहां पर ग्राफ से देखकर इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सिंबल समझते हैं ना, फॉर ऑल एक्स के हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगी, सी रहेगी। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सी रहेगी। तो देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर हो गया वाई एक्सिस। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब लेट अस टेक, अगर हम x की वैल्यू कुछ ले लें, सॉरी c की वैल्यू, लाइक c की वैल्यू 1 2 3 एनीथिंग कुछ भी ले लो, मान लो मैंने c की वैल्यू यहाँ पर 3 ले ली, तो ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। भाई कांस्टेंट है तो कुछ तो होगा, 3 4 5 1 -1 कुछ तो होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक, ध्यान रखना, एफ एक्स को हम y पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, तो मतलब ये मेरे पास y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनेगा। और y इज इक्वल टू 3 अगर आपको पता हो, क्लास 9 10 आपने पढ़ा था, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस को +3 दूरी पर पास करेगी एस एक्सिस के पैरेलल। तो मान लो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, 1 2 3, तो y की वैल्यू 3 कहां पे है, यहां पर है, ठीक। तो यहां से पास होने वाली लाइन, अभी क्यों, देखो बात क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू 0 रखूं, सुनो मेरी बात, एफ एक्स की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो f 0 क्या आएगा, तब भी 3 आएगा। x की वैल्यू 0 रखने पे एफ एक्स कितना आएगा, 3, मतलब 3। अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो भी एफ एक्स 3 आएगा, मतलब अगर x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 3। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 रख दूं, x की वैल्यू 2 रख दूं तो भी एफ एक्स की वैल्यू 3। भाई एफ एक्स तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट मतलब जब 2 पे भी 3 आएगा। तो ये हर रियल नंबर पे, जितने भी रियल नंबर एफ एक्स पर मौजूद है, हर रियल नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू 3 3 3 3 3 3 3। समझ में आ रही है कुछ बात। ग्राफ ड्रॉ हम लोग कैसे करते हैं, भाई ये वैल्यू होती है एक्स की इंडिपेंडेंट वाली, और वाई के निकल के आ रही है। तो अगर वाई की वैल्यू तो 3 रहेगी हर केस में, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, भाई कांस्टेंट फंक्शन है, 3 वैल्यू है, तो हमेशा वैल्यू 3 आएगी। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, इधर भी और इधर भी। चाहे आप इसकी वैल्यू 0 रखो, सही से नहीं बनाना, थोड़ा अच्छा सा लगा देखने में। तो अब मैं इसको पूरा एक स्मूथ हेड बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, ठीक। तो x की वैल्यू चाहे आप 0 रखो तो अभी 3 है, ये 3 पॉइंट है ना, 1 पर 2 पे 3 4 5 कितनी भी वैल्यू ले लो x की, y की वैल्यू ऑलवेज 3 आ रही है। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, नेगेटिव वाली रखो, चाहे -4 रखो, -5 रखो, -6 रखो, y की वैल्यू 6 है, 3 आएगी। तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन है इसका ग्राफ बोला जाएगा, ठीक। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये तो खैर फालतू की जानकारी थी यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, 3 है। अच्छा मान लो, पहले आप इसको नोट कर लेना, इसका जब आप करते हो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अगर कभी आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू सपोज करो -4 ले ली, तो अब ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -4। अगर आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू -4 ले ली, तो अब लाइन कहां से पास होगी, -1 -2, तो अभी लाइन पास होगी यहां से, क्योंकि आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लेना, y की वैल्यू हमेशा -4 रहेगी। तो ग्राफ कहां से पास होगा फिर, -4 से। तो अगर 1 है, c की वैल्यू अगर 1 है तो ग्राफ पास होगा, लाइन पास होगी y इज इक्वल टू 1 से। 2 है तो 2 से, 5 है तो 5 से, ठीक। इस तरह आप इस बात को समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको क्योंकि 3 को लेकर ग्राफ समझाया है, तो मैं 3 को यहाँ पर रखूंगा, बाकी चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूं। बात समझ में आ गई होगी। सबसे अच्छी बात कि हमने ग्राफ कैसे बनाया। अब ग्राफ के साथ साथ देखो, इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन का ग्राफ। और इस ग्राफ को देखकर या किसी भी तरीके से आप अब इस फंक्शन का मेरे को डोमेन एंड रेंज भी बताने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज।
देखो डोमेन क्या होता है, फंक्शन जिस वैल्यू पर डिफाइन हो सकता है उसको बोलते हैं डोमेन। रेंज फंक्शन की वैल्यू जो निकल के आ रही है उसको बोलते हैं रेंज। ये सब हमने डिस्कस किया है पहले वीडियो में, पार्ट 1। तो फंक्शन की वैल्यू तो x बिलोंग्स टू r, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू हर नंबर के लिए डिफाइन है। तो डोमेन क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो उसको डोमेन बोलते हैं। एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो ना, 1 कर दो, 2 करो, 3 करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, फ्रैक्शनल करो, कुछ भी पुट करो, तो उसको बोलते हैं डोमेन। जो वैल्यू निकल के आएंगी उसको बोलते हैं रेंज। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, निकल के सिर्फ 3 आ रहा है ना, तो 3 इसका क्या बोला जाएगा, रेंज। अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, सी। 3 के केस के लिए मैंने रेंज क्या बताई आपको, रेंज मैंने आपको क्या बताई, 3। तो डोमेन आर, रेंज कितनी हो गई इसकी, 3। तो इस ग्राफ को तुरंत आप लोग नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट अगला है लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मैंने आपको जनरल फॉर्म अभी ऑब्टेन करके दिखाई थी बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो लीनियर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी रियल नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेक ए की वैल्यू, लाइक मैंने क्या ले ली, ए की वैल्यू में क्या ले लेता हूं 3 और बी की ले लेता हूं 6, कुछ भी ले सकते हो। मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर क्या ले ली 3 एंड द वैल्यू वी टेक बी इज इक्वल टू 6, देन ग्राफ सॉरी फंक्शन क्या बोले जाएगा अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको हम क्या मान लेंगे, y। एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 एक लीनियर फंक्शन के रूप में मेरे पास बन के आया, जिसका मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, दिखाना है आपको कि लीनियर फंक्शन एक्चुअल में होता कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं एक्स वाई की, वहां पर हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उनको मिला देंगे, ठीक है। तो सुनो बात, बहुत ध्यान सुनो, अगर हम इसमें पुट करें x की वैल्यू 0, तो x 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट मेरे पास में आया 0,6। ये क्लास 9th 10th हमने काम किया हुआ है वैसे। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, y 0 पुट करोगे तो s कितना आएगा इधर -2। तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर काम, -2,0। ये मैंने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये देखो ये वैल्यू कहां पड़ती है, -2,0 मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो दिस पॉइंट कॉल्ड -2,0 एंड 0,6 पड़ेगा y एक्सिस पर, दिस इज 0,6, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल उठाओ और ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया इस फंक्शन का ग्राफ, इस स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, हमने क्लास 9 से बताया था आपको कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर पोलिनोमियल बोलते थे क्लास 11th में हम इसको, सॉरी 9th में। तो ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 का ग्राफ। तो अगर आपको लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमेशा आप इस तरह ड्रॉ करोगे, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, ठीक। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन is always a straight line, is always a straight line। अब बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। तो लीनियर फंक्शन का डोमेन एंड देखते हैं लीनियर फंक्शन की रेंज। तो डोमेन एंड रेंज, जिस जिस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हो, जो वैल्यू एक्स की जगह आप पुट कर सकते हो उसको डोमेन बोलते हैं, और जो वैल्यू निकल कर आएंगी उसको रेंज बोलते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पर वैल्यू एक्स की क्या क्या रख सकते हैं वो सब डोमेन होगा। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो मेरे मन में आए वो रख सकता हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, जो मर्जी रखूं। कहने का मतलब शॉर्ट में, मैं एवरी रियल नंबर यहाँ पर रख सकता हूँ। फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा इसका आर। रेंज, जब आप वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू निकल के भी कुछ ना कुछ जरूर आएगी, जो वैल्यू y के निकल के आएंगी उनको बोलते हैं रेंज। तो अगर आप x की वैल्यू रखोगे
तो y की वैल्यू भी रियल नंबर तो निकल के आएगी। x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू जरूर निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि आप x की वैल्यू इनपुट दो x का और y का आउटपुट आपको ना मिले, y आपको जरूर मिलेगा। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। दूसरा तरीका मैंने आपको एक बात बताई, शायद नहीं बताई है, एक शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और अब से हर ग्राफ में बताऊंगा। हर ग्राफ में किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज करने का तरीका भी है ग्राफ को देखकर। आप ये देखो कि ग्राफ की जो परछाई है, शेडो, आपको मेरे हाथ की परछाई दिख रही होगी, ग्राफ की परछाई, ग्राफ की शेडो एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो डोमेन होता है। क्या? ग्राफ की परछाई, ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो डोमेन होता है। आंखें बंद करके आप कभी भी चेक कर लेना। और ग्राफ की परछाई जो वाई एक्सिस पर पड़ सकती है जहां से जहां तक, वो होती है रेंज। आप इस तरह भी डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं ग्राफ को देख के। ये मैंने इसके एक सोर्स ही बताया था इसको आपके ऊपर। ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां पड़ेगी वो डोमेन, वाई एक्सिस पर जहां पड़ेगी वो रेंज। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं अगर मैं यहां से, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, अगर मैं इसके बात तो ये है कि लाइन जा रही है इनफाइनाइट तक, तो यहां से इसकी शेडो यहां से लेके यहां तक के एक्स एक्सिस पर पूरी पड़ेगी क्या? इस पार्ट की परछाई अगर मैं यहां से टॉर्च मारूं, ऐसे एक लेजर लाइट आती थी पहले, अगर मैं यहां से टॉर्च मारूं, इसमें यहां से टॉर्च मारूं, तो इस हिस्से की परछाई पूरे को पड़ेगी। और अगर मैं यहां से टॉर्च मारूं ऐसे, तो इस हिस्से की भी यहां परछाई पड़ेगी। मतलब पूरे ग्राफ, पूरी लाइन की परछाई एक्स एक्सिस पर पूरे में पड़ रही है। इधर से देखो तो नीचे पड़ेगी, इधर देखो तो इधर पड़ेगी, पूरे एक्सिस से पड़ रही है ना। तो पूरा एक्स एक्सिस पर, और पूरा एक्स एक्सिस एक रियल नंबर लाइन तो होता है, ये रियल लाइन तो होती है भाई। तो रेंज क्या हो जाएगा, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगी, आर। अब देखो वाई एक्सिस पर, अगर मैं वाई एक्सिस पर देखूं, इस पार्ट की, इस हिस्से की, यहां से लेके यहां तक के हिस्से की परछाई वाई एक्सिस पर यहां से यहां तक सारे में पड़ेगी। तो और इस हिस्से की परछाई यहां पड़ेगी। तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, रेंज, यानी कि एवरी रियल नंबर। तो इस तरह भी हम डोमेन रेंज को फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर डोमेन होती है और ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर रेंज होती है। अगर कभी कोई आपको कहे कि इस फंक्शन का डोमेन रेंज बताओ, तो आप देखो इस फंक्शन की परछाई, यानी कि उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इस ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर यहां से यहां तक तो पड़ेगी बस, तो ये डोमेन है, इतना हिस्सा। और वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक पड़ेगी, यहां से यहां तक, तो ये हिस्सा इसकी रेंज है। सिंपल। नोट करेंगे तो हम चलते हैं आगे। तीसरा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो थर्ड है, आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। थर्ड आता है मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की यहाँ पे सी रहेगा ना भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म आपको बताई थी मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो, वैसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जेई में इसका अलग से पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, कई वीडियो है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन को समझने के लिए। फिलहाल तो मैंने आपको बताया था, हम क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो उस छोटे से में हम एक स्पेशल केस को कंसिडर कर लेते हैं, एबीसी की वैल्यूज को लेकर। मैंने कहा ए की वैल्यू 1 और बी और सी की वैल्यू मैंने ले ली दोनों की 0। अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं और बी और सी की 0, तो ग्राफ, तो फंक्शन बनेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी 0 हो गया, सी 0 हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ से वाई को मान लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्पेशल केस। भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे मैं इनफाइनाइट ऑप्शन कर सकता हूं। अभी एबीसी की वैल्यू पुट करूंगा, इनफाइनाइट निकाल लूंगा। उनमें से मैंने एक ले लिया आपको समझाने के लिए। वैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन एक अपना ही टॉपिक, अलग टॉपिक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए समझते हैं थोड़ा सा, कुछ वैल्यूज ऑप्शन करेंगे पहले, वैल्यू प्राप्त करेंगे पहले कुछ। एक छोटी सी टेबल देख लेते हैं भाई, x और y। ठीक है, हमने कहा x की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर मतलब y की वैल्यू 0। हमने कहा x की वैल्यू 1, तो स्क्वायर करोगे y की 1। हमने कहा x की वैल्यू -1, स्क्वायर करोगे तो 1। ऐसे ही हमने कहा 2 तो 4, हमने कहा -2 तो 4, हमने कहा भैया 3, तो उसने कहा 9, स्क्वायर कर रहे हो ना, -3 पे 9।
तो कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑब्टेन करी, तो पॉइंट्स मेरे पास फाइंड होकर आए -3,9, -24, -11, 00, 11, 24, 39। ठीक, ये पॉइंट्स मेरे पास फाइंड होकर आ गए। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 0, 0 से। ये पॉइंट हो जाएगा 0, 0, ये पॉइंट हो जाएगा देखो 1, 1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे 1, तो दिस इज 1, 1, 2, 4, एक्सिस पे 2, वाई पे 4, तो 2, 4, 3, 9, एक्स पे 3, वाई पे 9, तो 3, 9, -1, 1, -1, 1 ये रहा इधर, -2, 4, -2, 4 ये रहा इधर, -3, 9, -3, 9 ये रहा इधर। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को, जो ये तो स्पेशल पॉइंट लिए हैं, हर रियल नंबर पॉइंट है यहाँ पे, हर रियल नंबर। अगर मैं 0 से जस्ट अगर रखूंगा ना, मान लो मैं पॉइंट 1 रखूंगा, तो मेरे क्या मिलेगा स्क्वायर करके .01, ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर मेरे को ये मिलेगा, फिर मेरे को ये मिलेगा। इस तरह से पॉइंट मेरे को मिलते चले जाएंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो नेचुरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक आपको कर्व जैसी शेप मिलेगी, कर्व जैसी इस तरह की कुछ शेप मिलेगी आपको, इस तरह की शेप आपको मिलेगी, कर्ली शेप, स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको, कर्व मिलेगा। ठीक, तो ये कर्व बोला जाता है y = x² का ग्राफ, और इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और इसको हम लोग क्लास 11 में आगे जाकर चैप्टर आएगा कॉनिक सेक्शन, वहां पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में। तो ये मेरे पास क्या बन के आया, पैराबोला। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए इधर, अगर आप चाहो तो 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, -1, 1, -2, 4, -3 और 9। तो ये था ग्राफ, ये था हमारे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्पेशल केस y = x² के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। वैसे तो ग्राफ इसका कैसे भी बन सकता है, मैं इसको नीचे भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, समझो बात को थोड़ा सा आप। तो बाकी डिटेल हम इसको, हमारे सिलेबस में फिलहाल इतना ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, तो हम इतना पढ़ रहे हैं फिलहाल। अब अगर हम इस स्पेशल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की बात करें, इस फंक्शन की, आप ये मत याद रखना कभी भी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस स्पेशल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये मैंने स्पेशल केस कंसिडर करा है, इस स्पेशल केस का डोमेन रेंज बता रहा हूं मैं आपको। ये कभी आप समझो कि दुनिया के सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ यही बनेगा, नहीं। दुनिया के सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन रेंज यही होगी, नहीं, अलग अलग होंगी। ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये आप समझोगे, आपको फीलिंग्स आने लगेगी धीरे धीरे। चलो, तो डोमेन, जो वैल्यू हम यहां रख सकते हैं वो डोमेन, जो निकल निकल कर आएंगी वो रेंज। तो यहां तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाली, इनफाइन, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी रख सकता हूं। तो एवरी रियल नंबर इज डोमेन। लेकिन यहां रेंज में थोड़ा सा लोचा है। रेंज में क्या है, हमने देखा कि हमने 0 रखा तो 0 आया, 1, 2, 3 रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आई, नेगेटिव रखी तो भी वैल्यू पॉजिटिव आई, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। मतलब क्या है, इस फंक्शन से जो वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे, समझो बात को, हम स्क्वायर करेंगे चीजों का स्क्वायर करके या तो 0 आता है या पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है क्या स्क्वायर करके, नहीं आता। तो नेगेटिव वैल्यूज अपने को यहाँ पर नहीं मिलने वाली, अपने को सिर्फ क्या मिलने वाला है, 0 और पॉजिटिव नंबर। और 0 और पॉजिटिव नंबर को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 to इनफाइनाइट, क्लोज्ड एंड इधर ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट पर तो भैया ओपन ही लगता है। तो रेंज क्या होगी, 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यूज पर नहीं मिलेंगी, जो वैल्यू आपको मिल रही है, जो आउटपुट आ रहा है, उसको बोलते हैं रेंज। नेगेटिव तो मिलना ही नहीं है, पॉजिटिव मिलेगा और 0 मिलेंगी। अगर आप डोमेन और रेंज को परछाई वाले तरीके से देखो, तो आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इस ग्राफ की शेडो डालू एक्स एक्सिस पर, तो इस ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक पड़ सकती है, वो डोमेन होगा। तो यार, इस पूरी कर्व की परछाई एक्स एक्सिस पर यहां से यहां तक, और इस पूरे की परछाई एक्स एक्सिस पर यहां से यहां तक, तो पूरे एक्स एक्सिस पर परछाई पड़ रही है क्या, तो डोमेन तो क्या होगा, पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस पर परछाई देखो, तो इस वाले पार्ट की परछाई वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक पड़ सकती है, 0 से लेकर ऊपर तक। और इस वाले पार्ट की परछाई, अगर आप इधर से टॉर्च मारोगे ना, तो आपको परछाई केवल यहां मिलेगी, यहां तक। यहां से टॉर्च मारोगे तो परछाई यहां मिलेगी, क्या मेरे भाई आपको परछाई नीचे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। तो जहां भी वाई एक्सिस पर आपको ग्राफ की परछाई दिखेगी वो होता है रेंज। तो परछाई कहां मिल रही है, 0 पे और 0 से ऊपर, सिंपल सी बात है। तो डोमेन भी हो गया, रेंज भी हो गया। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नंबर 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ये सब हमारे सिलेबस में है। क्यूबिक फंक्शन लिखेंगे क्लास 11 के हिसाब से, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और यहां पर हम वही चीज हो गई, क्यूबिक फंक्शन तो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। हम यहाँ पर सिर्फ उसको एक स्पेशल केस में स्टडी करेंगे जिसमें हम ए की वैल्यू 1 लेंगे और आगे की वैल्यूज को 0 लेंगे। ऐसा करने पर एफ एक्स क्या बन के आएगा, जरा देखो ध्यान से। 1 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब, बीसीडी 0 तो 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्पेशल केस। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कुछ वैल्यूज चाहिए होती है ना हमारे पास। ये तो छोटा सा क्या कहते हैं, सबको पता होता है ये काम। तो चलो 0 जरूर ले लेता है, 0 जरूर लिया करो। 0 उससे पता चल जाएगा ग्राफ 0 पर डिफाइन होगा या नहीं। 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1, 2 रखोगे तो 8, -2 रखोगे तो -8, और 3 रखोगे तो 27, बहुत बड़ा आ गया, इतना जगह भी नहीं है अपने पास। -3 रखोगे तो 27 नेगेटिव। चलो फिर भी बनाएंगे। तो ये हो गया 0 0, इधर मैंने माना 1, इधर मैंने माना 2, 1 2 3, ये -1, ये -2, ये -3। क्योंकि देखो आपको समझना है, तो ये 0 0 हो गया, ये 1, ये -1, और भाई फिर तो डायरेक्ट 8 ही है, 8 मैंने यहाँ ले लिया, और 27 तो जगह नहीं बची, क्या करें, मजबूरी है। तो 0 पे 0 आया है, 0 पे क्या आया है, 0। ठीक है, 1 पे जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ गई, जब -1 तो -1, -2 पर -8, -2 पर -8। तो कुछ जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा ना तो मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह की शेप आएगी, इस तरह की शेप आएगी कुछ। ठीक है, और ये हर नंबर पे डिफाइन है। हम इसमें रख तो कुछ भी सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें 4 नहीं रख सकते या नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू कभी ना कभी ये भी आएगी, 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 सब वैल्यूज आएंगी, सब वैल्यूज आएंगी, ये वाली सब वैल्यूज आएंगी, ये वाली। तो जब इनको हम ज्वाइन करेंगे स्मूथ हैंडली, तो ये कुछ इस तरह की शेप अपने को मिलेगी, कुछ इस तरह से अपने को मिलेगी। ये थोड़ा सा शेप बिगड़ गई, थोड़ा सा शेप को हमने बिगाड़ दिया, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप अपने को मिलेगी। ठीक, यहाँ भी थोड़ा मैंने उभार दे दिया इस पे, मेरे को यहाँ पर उभार नहीं देना था, इस तरह जाएगा। किस तरह जाएगा ये कर्व, इस तरह जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही ये कर्व जाएगा तो उसको हम, ठीक, इस तरह जाएगा। तो ये कर्व बनेगा, हमारा ग्राफ किसका बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्योंकि देखो 3 पे क्या वैल्यू आएगी, 27, 4 पे क्या आएगी, क्यूब करोगे तो 64। थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही है, एक बार दोबारा ड्रॉ करेंगे। इतना ज्यादा ये वाइडली नहीं बनेगा, इतना ज्यादा ये वाइडली नहीं बनेगा भैया ग्राफ आपका। इस तरह मानो, हाँ इस तरह, कुछ इस तरह आप इसको फिल कर सकते हैं, इस तरह का हमारा बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इनफाइनाइट तो जाएगा ये चीज, ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये गैप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी ना, ये गैप बड़ा होता चला जाएगा, ये थोड़ा इधर को चलता चला जाएगा, इधर को इधर एक्सटेंड होगा, इधर को इधर एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको इतने पार्ट को बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। ये ग्राफ है, डोमेन रेंज है। तो हम यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जो मन में आए, रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर वी कैन पुट देयर। सो एवरी रियल नंबर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और वैल्यू निकल के जो आएंगी वो भी कुछ भी निकल के आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, हर रियल नंबर निकल के आ सकता है। तो रेंज क्या होगा, रियल नंबर। शेडो वाला अगर आप तरीका देखो, तो इस वाले पार्ट 0 0 तक की जो ये आर्क है, इसकी परछाई पड़ेगी एक्स एक्सिस पर इधर, और इस हिस्से की पड़ेगी इधर।
तो पूरे एक्स एक्सिस पर शेडो पड़ेगी, तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस क्या होगा इसका डोमेन। और वाई एक्सिस की बात करूं तो इस हिस्से की परछाई पूरे वाई एक्सिस के ऊपर पड़ेगी, इस हिस्से की परछाई यहां पड़ेगी। अगर आप इधर से टॉर्च मारो इधर से, तो यहां परछाई पड़ेगी, इधर से टॉर्च मारो तो यहां परछाई। तो पूरे वाई एक्सिस पर परछाई पड़ रही है, तो रेंज होगा पूरा वाई एक्सिस, यानी कि एवरी रियल नंबर। ऐसे ही डोमेन, ऊपर से परछाई मारो, आप टॉर्च मारो ऊपर से, तो पूरे एक्सिस पर शेडो पड़ेगी, यहां से टॉर्च मारो तो पूरे एक्सिस पर भी परछाई पड़ेगी, तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा रेंज। तो इसको भी नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब कौन सा आएगा मेरे पास, यस एक रह गया आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब पांचवा, पॉलिनोमियल में पांचवा, पॉलिनोमियल फंक्शन में फिफ्थ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। पॉलिनोमियल में पांचवा आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन एक स्पेशल केस है लीनियर फंक्शन का। आपको याद है ना लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का भी एक स्पेशल केस। सुनो कैसे। लीनियर फंक्शन अगर आपको ध्यान हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी। मैं कह रहा हूं इसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 तो एक्स, बी की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। आप रखोगे इसकी वैल्यू 1 तो f1 इज इक्वल टू 1, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, 10 रखोगे तो 10 मिलेगा। जो वैल्यू x की वो वैल्यू y की। समझ रहे हैं ना भाई, y इज इक्वल टू x कह रहे हो तो जो वैल्यू x की वो वैल्यू y की, तो जिसको कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है इस ग्राफ भी, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का एक स्पेशल फॉर्म क्या आई थी, लीनियर फंक्शन। लीनियर का स्पेशल केस आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक। अब आइडेंटिटी फंक्शन का सिंपल सी बात है भाई, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, -1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 मिलेगा। भाई जो यहां रखोगे x की वैल्यू जो रखोगे y की वैल्यू वही मिल रही है ना सेम। तो -2 रखोगे तो -2 मिलेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कहा कि अगर मैं इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो क्या कहा हमने, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2, 3 पे 3। तो इनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ऐसे ही पीछे को मिलेगी, -1 पे -1 -2 पे -2 -3 -3। तो दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। इनफाइनाइट तक जाता है भाई आगे, है ना, इनफाइनाइट तक। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक। पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कहां से जा रही है 0 0 से, passes through origin and makes an angle and makes an angle 45 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। ये वैसे मैंने आपको जानकारी दे दी, ये जानकारी काफी आगे की आएगी, चैप्टर आगे जाके आएगा स्ट्रेट लाइन, वहां पर पढ़ेंगे हम वैसे तो। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि y इक्वल टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पास थ्रू द ओरिजिन, जो कहां से पास होगी ओरिजिन से, और ये लाइन एक एंगल बनाएगी 45 डिग्री का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो एंगल है ना जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ है, ये कितना होता है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात देख लेते हैं इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो यार इसका डोमेन एंड रेंज जो होगा, क्योंकि ये भी हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, एवरी रियल नंबर वी कैन पुट देयर, नेगेटिव रखो, 0 रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, और जो रखोगे वही मिलेगा, जो इनपुट वही आउटपुट। तो एवरी रियल नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज डोमेन, निकल के भी वही आएगा, मतलब कि रेंज। शेडो वाले तरीके से देखो,
अगर आप वहां से टॉर्च मारोगे तो पूरे एक्स एक्सिस पर उसकी शैडो पड़ेगी। यहां से टॉर्च मारोगे तो यहां भी पूरे एक्स एक्सिस पर शैडो पड़ेगी। तो पूरे एक्स एक्सिस पर शैडो पड़ेगी, इधर भी उधर भी, तो पूरा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा इसका डोमेन। और ऐसे ही अगर आप इधर से टॉर्च मारोगे ऐसे, तो वाई एक्सिस पर शैडो पूरे पे पड़ेगी, इधर से मारोगे तो इधर भी पूरे पे पड़ेगी, तो पूरा वाई एक्सिस इसका रेंज। तो यहां तक मैंने आपको जो 10 फंक्शन मैंने आपको बताए थे, आप स्टार्टिंग में जाकर देखो वीडियो की, तो मैंने आपको पॉलिनोमियल में 5 केस समझाने थे मुझको। कौन कौन समझाने थे? कांस्टेंट फंक्शन समझाना था, लीनियर फंक्शन समझाना था, क्वाड्रेटिक फंक्शन समझाना था, क्यूबिक फंक्शन समझाना था, आइडेंटिटी फंक्शन समझाना था। तो ये मैंने आपको फिलहाल 1 2 3 4 5 आपके इस वीडियो में पूरे कर दिए हैं। ठीक, देखो एक्चुअली टॉपिक बड़ा है, और आप ये उम्मीद ना करना कि क्लास 10th की तरह यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक वीडियो में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन कई कई पार्ट में बनेंगे। आने वाले चैप्टर ऐसे ही है, ट्रिग्नोमेट्री में तो 4-4 5-5 पार्ट में बनेंगे इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैं एक वीडियो में स्पेशल चीजों को बनाना नहीं चाहता। मैं चाहूँ तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ, लेकिन कैंपस स्टूडेंट्स उसको देखते नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पार्ट 2 में, देखो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फंक्शन को एज रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, जहां पर हमने आपको सब बातें बता दी थी। अब पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस, और 5 पॉलिनोमियल फंक्शन की 5 स्पेशल केसेस के हमने ग्राफ देखे। अब आपको एक नई वीडियो मिलेगी इसके बाद पार्ट 3 के नाम से, जिसमें हम इस काम को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे 5 ग्राफ जो रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं? रेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन। इनको मैं आपको जान पूछकर, मैं चाहूं तो इस वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी काफी। और यहां तक इस स्टेज तक, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे की बन चुकी है, बच्चे बोर हो जाते हैं। और देखो ये तो फिर भी आपके लिए पुराने थे, क्लास 9-10 में खूब पढ़ के आए हो, क्यूबिक को भी, पॉलिनोमियल को भी, क्वाड्रेटिक को भी पढ़ के आए हो, तो जल्दी बना दिया। स्टेट एंड ग्राफ ड्रॉ करने में बच्चों को दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये फंक्शन जो है ना भैया, रेशनल, इरेशनल, मॉडुलस, जीआईएफ, सिग्नम, ये आपके लिए नए है, तो मैं इनको एक फ्रेश नए तरीके से नई वीडियो में बनाऊंगा। तो पार्ट 3 में, ठीक, और फिर पार्ट 4 भी बनेगी भाई, इसकी 4 बनेगी इंट्रोडक्शन वीडियो। पार्ट 4 में हम इस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो 2.3 के आपको 4 इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ लिया है पहले, दूसरा ये वाला जो बन गया, ये पढ़ लिया आपने। तीसरा जिसमें भी इन 5 ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और देखता हूं अगर टाइम बचा तो इन एग्जाम्पल को यहाँ कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर चौथे में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और इन 5 ग्राफ्स को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, जिसमें हम इन 5 ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें, जैसा भी फील किया है आपने कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।